उधर है आपकी दोनों की। मैं रखवा एक कुर्सी और भाई, यहाँ बोलिएगा, कोई नहीं बोलना नहीं। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी वो नहीं आ पाए। हमारा प्रयास है कि वो वर्चुअल आपसे जुड़ें। हम कोशिश करेंगे कि उनका भी संबोधन आपके बीच में हो। मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे बुके देकर के माननीय गडकरी जी का स्वागत करें। मैं श्री प्रहलाद जोशी जी और निशंक जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे मोमेंटो और शॉल उड़ाकर माननीय गडकरी जी का स्वागत करें। यहीं तो था। मैं अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष अनिल गोयल जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो आदरणीय प्रहलाद जोशी जी को बुके देकर उनका स्वागत करें। मैं अपने उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो प्रदेश अध्यक्ष जी का बुके देकर स्वागत करें। मैं यहाँ की हमारी लोकप्रिय सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनावों की सह प्रभारी बहन रेखा वर्मा जी का स्वागत करें। मैं मनवीर चौहान जी से निवेदन कर रहा हूँ, हमारे मीडिया के प्रभारी हैं, कि वो श्री तीरथ सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद, उनका बुके देकर स्वागत करें। मैं अपने उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बुके देकर स्वागत करें। मैं बलजीत सोनी जी, जो हमारे एविएशन को देख रहे हैं इस समय, सब मीडिया में भी सह प्रभारी हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि श्री आरपी सिंह जी का बुके देकर स्वागत करें। अरे यार, कहने दो ना। मैं राज्यसभा के माननीय सांसद श्री नरेश बंसल जी से अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय श्री नितिन गडकरी जी का बुके देकर के स्वागत करेंगे। हमारे झबरेड़ा से विधायक रहे श्री देशराज कड़माल जी से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो माननीय गडकरी जी का बुके देकर स्वागत करें।
अब मैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे अपना स्वागत भाषण दें। आदरणीय मदन कौशिक जी। आज भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि पत्र, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, जिस नाम से भी हम लोग जानते हैं, आज उसका विधिवत रूप से देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी के कर कमलों द्वारा यहाँ अभी संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चुनाव के प्रभारी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, जिनको इस कमेटी को हेड करने के लिए अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ जी, हमारे सहप्रभारी आदरणीय सरदार आरपी सिंह जी, बहन रेखा वर्मा जी जो संगठन की सहप्रभारी हैं, टिहरी की बहुत ही लोकप्रिय संदन महारानी साहिबा, हमारे मीडिया के यहाँ प्रभारी सुरेश जोशी जी, अन्य सभी हमारे सभी नेतागण, मीडिया के मित्रों, और जो लगातार इस दृष्टि पत्र को लेकर बैठ के कराना, बातचीत करना, तैयारी करवाना, सबसे बातचीत करना, ऐसे संचालन कर रहे राज्यसभा के सांसद बंसल जी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे अनुभवी नेता को इस दृष्टिपत्र को तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में और अन्य दायित्वों का निर्वहन किया। तो सबसे पहले तो मैं निशंक जी को बधाई देना चाहूंगा कि आपने बड़ी मेहनत के साथ इस दृष्टिपत्र को तैयार किया है। और उससे बड़ी बात यह है कि जिन नेता को आज ये दृष्टिपत्र जारी करना है, आज देश के कोने कोने में, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि मैं गोपेश्वर की एक सभा को संबोधित कर रहा था और वहां एक हमारी बहन जब सड़कों की चर्चा हो रही थी, बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी जी का नाम लेकर खड़े होकर वहां भरी सभा में, तो तब वास्तव में लगा कि हाँ, सड़कों के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य करना आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, ये वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि आदरणीय नितिन जी के माध्यम से हम लोगों ने प्राप्त की है। आदरणीय नितिन जी को मैं इसलिए भी बधाई देना चाहूँगा कि आपने उत्तराखंड राज्य को लेकर जो आपकी संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, जब आप पर गंगा वाला डिपार्टमेंट था और हम कई बार बैठकर आपका एक ही भाव था कि किस प्रकार से हम उत्तराखंड राज्य को अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। और नमामि गंगे में अगर हम देखेंगे, उत्तराखंड जो एक उद्गम स्थल है माँ गंगा का, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट अगर किसी ने दिए हैं तो आदरणीय नितिन जी ने दिए। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि अन्य राजनीतिक दलों के दृष्टि पत्र, घोषणा पत्र, जो भी उन्होंने नाम दिया होगा, वो हमारे मध्य में आए, लेकिन उनके घोषणा पत्र और हमारे घोषणा पत्र में एक बेसिक अंतर आपको देखने में मिलेगा। हमारा घोषणा पत्र ये जनता का घोषणा पत्र है, हमारा घोषणा पत्र ये समाज के विभिन्न वर्गों का घोषणा पत्र है, हमारा घोषणा पत्र समाज के बीच में किस प्रकार की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार के माध्यम से कैसे पूरी की जा सकती है, वो इस प्रकार का घोषणा पत्र है।
आप सबने देखा होगा, खासतौर पर मीडिया के मित्रों को मैं कहना चाहता हूं कि हमने जब घोषणा पत्र की चर्चा आई उसी समय हमने 70 विधानसभाओं में 70 एलईडी रथ, जिसमें एक सुझाव पेटी का हमने रखकर भेजी और वहां से लगातार हजारों की संख्या में वो सारे सुझाव आए। वो सुझाव हमारे किसानों के, व्यापारियों के, हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे लघु उद्योग के, बड़े उद्योग के, पर्यावरण के, यानी कुल मिलाकर पूरा सुझाव लेने के बाद फिर हमने सभी जनपदों में अलग अलग वर्गों के साथ बैठने का निश्चय किया। और उस निश्चय में कोरोना की गाइडलाइन आने के बाद भी जो एक बहुत बड़े रूप में कार्यक्रम का आयोजन होना था, हमने उसको थोड़ा, हो सकता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हम आपको ना बुला पाए हों। आपके माध्यम से जो एक और ज्यादा नीचे तक जाना चाहिए था, उसमें हमें समय का और कोरोना के पूरा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमने कार्यक्रम किया है। लेकिन हमने 13 जिलों में जाकर सब लोगों की राय ली, चाहे हमारे पूर्व सैनिक हों, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे ऐसे पूरे राज्य के किसान भाई हों, चाहे हमारी महिला बहनें हों, चाहे हमारे नौजवान मित्र हों, चाहे हमारे चारधाम की आर्थिकी के लिए क्या संसाधन हो सकते हैं, इसके सुझाव की बात हो, ये सारी चीजें हमने अपने इस दृष्टि पत्र में सम्मिलित की है। इस दृष्टि पत्र की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि कई राजनीतिक दल जब अपना घोषणा पत्र बनाते तो कमरे में बैठकर और अन्य प्रकार से बातचीत करके, कुछ प्रोफेशनल को रखकर और वो घोषणा पत्र बना देते। हमारा घोषणा पत्र कमरे का घोषणा पत्र नहीं, ये कमरे में बैठकर घोषणा पत्र नहीं बना, ये जनता का घोषणा पत्र है, जनता की भावनाओं का घोषणा पत्र। और ये घोषणा पत्र आपने देखा होगा कि 2017 में जब हमने अपना घोषणा पत्र, अपना दृष्टि पत्र, संकल्प पत्र दिया था, तब शायद मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सभी मुख्यमंत्रियों को कि आप सबने एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य को लेकर काम किया कि हमने जनता से क्या वायदे किए थे। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 17 के घोषणा पत्र को संपूर्णता में जनता के सामने पूरा करने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की। आज भी हमने जो घोषणा पत्र बनाया है, हमने उस घोषणा पत्र में सारे विचार लेने के बाद हमारी एक्सपर्ट जो टीम है, बंसल जी हैं, पूरे 15 दिन 20 दिन शायद मुझे लगता है सोने का समय भी नहीं मिला होगा। आदरणीय निशंक जी हैं, सोने का समय नहीं मिला होगा। प्रहलाद जी अलग से लेके बैठते थे रात के 2-2 बजे तक, सबको बताइए क्या करना है, कैसा आएगा, पैसा कहां से आएगा। हम अन्य राजनीतिक दलों की तरह केवल हमारा दृष्टि पत्र नहीं रहेगा, ये जनता के उन सारे भावनाओं को पूरा करने वाला होगा। तो आज इस घोषणा पत्र को आपके सम्मुख आदरणीय नितिन गडकरी जी रखेंगे, लेकिन उससे पूर्व आदरणीय निशंक जी उसके संबंध में जो प्रमुख बातें वो भी बताएंगे। तो पुनः इस अवसर पर मैं आज इस घोषणा पत्र के कार्यक्रम के अवसर पर पुनः आदरणीय नितिन गडकरी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किस प्रकार से सारा घोषणा पत्र बना, इस पर प्रकाश डाला। इस घोषणा पत्र को तैयार करने में बहुत महती भूमिका हमारे डीबीएस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे डॉक्टर ओपी कुलश्रेष्ठ जी हमारे बीच में बैठे हैं, और डीएवी कॉलेज में प्रिंसिपल रहे डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, इनका भी असीम योगदान रहा है। और यहाँ पर माननीय मंत्री जी, विभिन्न वर्गों के लोग, हमारे व्यापारी वर्ग के लोग, हमारे बार के 2 एक्स प्रेसिडेंट श्री पुंडीर जी, श्री प्रेमचंद शर्मा जी वरिष्ठ लॉयर हैं, अनेक सेना के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग, इंडस्ट्री के लोग, सब आपको सुनने के लिए आए हैं। मैं इस घोषणा पत्र समिति के संयोजक, पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्र में एचआरडी मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे घोषणा पत्र की प्रस्तावना आपके सामने रखें।
मित्रों, आज देवभूमि उत्तराखंड की इस धरती पर आज भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिपत्र 2022 का जो लोगों को समर्पण करने का ये मुहूर्त आया है, इस अवसर पर हमारे बीच देश के ऐसे व्यक्तित्व जिनका हर क्षेत्र में विशेष विजन रहा है, जिनको न केवल विजनरी बल्कि विजन के साथ मिशन में तब्दील करने का योद्धा माना जाता है, ऐसे भारत सरकार के बहुत ही यशस्वी मंत्री परमादरणीय नितिन गडकरी जी आज हमारे बीच में हैं। मैं इस देवभूमि में, इस गंगा प्रदेश में, जिसको उनका बहुत आशीर्वाद है, जिसमें उन्होंने एक नया इतिहास रचा है, देश में तो रचा ही है, लेकिन उत्तराखंड की धरती पर सड़कों का जाल और नमामि गंगे जैसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने भी कहा है, उसमें तमाम ऐसी परियोजनाएं ला करके और उनको क्रियान्वित किया, पैसा दिया, शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। ऐसे हम सबके बहुत ही प्रेरणा के स्रोत नितिन जी आज हमारे बीच हैं। हमारे बीच हमारे इस प्रदेश के प्रभारी और जो भारत की संसद में संसदीय कार्य मंत्री से कई मंत्रालयों का काम देख रहे हैं और हमको पीछे के समय से उनका लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है, बहुत ही यशस्वी केंद्र के मंत्री परमादरणीय प्रहलाद जोशी जी। हमारे बीच यहाँ पर हमारे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत कम समय में अपना एक काम को लोगों तक पहुंचाया है और ये महसूस करा दिया कि ऐसा भी मुख्यमंत्री होना चाहिए। ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर धामी जो जुड़े हुए हैं हमसे, वो मौसम खराब होने के कारण वो वहाँ से उड़ नहीं पाए, नहीं तो उनको इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना था। हमारे बीच यहाँ पर हमारी सह प्रभारी और सांसद बहन रेखा वर्मा जी, हमारे दूसरे सह प्रभारी आदरणीय आरपी सिंह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र जी, आदरणीय तीरथ जी, हमारी बहुत ही यशस्वी सांसद टिहरी महारानी राजलक्ष्मी शाह जी, और हमको जिस समिति में जिनका बहुत ही मार्गदर्शन मिला है और लगातार सहयोग मिलता रहा है, और राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, और इस समिति के सदस्य जिन्होंने बहुत रात दिन खप करके काम किया है, हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी, आदरणीय डॉक्टर बसीन साहब जी, और सभी समिति के आदरणीय सदस्यगण और सभी उपस्थित सभी विशेषज्ञ जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग जिन्होंने हमको मदद की, वो यहाँ पर भी आज उपस्थित हैं, और सभी पत्रकार भाई और बहनों, मैं समझता हूँ कि ये जो दृष्टि पत्र है जिसके बारे में लगभग हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने काफ़ी विस्तार पूर्वक लगभग हम सब लोगों को बताया, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के इतिहास में शायद ये पहला अवसर हो, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऐसा दृष्टि पत्र, घोषणा पत्र जिसमें आम जन की सहभागिता हो, जिसमें अंतिम छोर तक का व्यक्ति भी ये महसूस कर सके कि ये जो गवर्नमेंट बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, इसका जो विजन पत्र है, जो ये दृष्टि पत्र है, जिसमें मेरी भी सहभागिता है। पहली बार हुआ हमारे हर विधानसभा में हमने मोबाइल टीम को भेजा, रथ हमारे निकले 70 की 70 विधानसभाओं में, हर स्थान पर सुझाव पेटिका रखी, और ब्लॉक स्तर तक सुझाव पेटियों को रखने के बाद
लोगों को बोला, केवल पेटियां नहीं रखी, लोगों को बोला मीडिया के माध्यम से, वहां लोगों के परामर्श, चर्चा, परिचर्चा के माध्यम से कि ये हमारी सुझाव पेटियां हैं, आप कैसा उत्तराखंड चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने, मुझे लगता है कि जब उन सुझाव पेटियों और वो जिला स्तर पर हमारी समिति के लोगों ने, सदस्यों ने जाकर के जिला स्तर पर भी परामर्श किया, बातचीत की, और फिर जब वो पूरी पेटियां यहाँ पर आई तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको उनको उपलब्ध कराया, समर्पित किया कमेटी के लोगों को। कमेटी के लोगों ने बहुत व्यापक रूप में करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, और तब जाकर के हमारे नितिन गडकरी जी ने उत्तराखंड की टोपी को पहना। एक बार जोरदार स्वागत करना चाहते हैं उत्तराखंड की धरती पर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 26 जनवरी को विशेष करके उत्तराखंड का सम्मान बढ़ाया और इस टोपी को पहन करके। तो मैं ये कह रहा था कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को, और उसके बाद विश्लेषण करने के बाद ये घोषणा पत्र बहुत खूबसूरत दृष्टि पत्र बना है। ये दृष्टि पत्र क्योंकि ये राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अटल जी ने बनाया, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अटल जी ने बनाया है, हम इसको संवारेंगे, संजोएंगे, और अगले ये जो 10 वर्ष है ये भारतीय जनता पार्टी का, ये उत्तराखंड के 10 वर्ष हैं, और हम 2025 तक इस देश का श्रेष्ठतम राज्य। कमेटी के लोगों को, कमेटी के लोगों ने बहुत व्यापक रूप में चर्चा करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, और तब जाकर के हमारे नितिन गडकरी जी ने उत्तराखंड की टोपी को पहना। एक बार जोरदार स्वागत करना चाहते हैं उत्तराखंड की धरती पर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 26 जनवरी को विशेष करके उत्तराखंड का सम्मान बढ़ाया और इस टोपी को पहन करके। तो मैं ये कह रहा था कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को, और उसके बाद विश्लेषण करने के बाद ये घोषणा पत्र बहुत खूबसूरत दृष्टि पत्र बना है। ये दृष्टि पत्र क्योंकि ये राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अटल जी ने बनाया, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अटल जी ने बनाया है, हम इसको संवारेंगे, संजोएंगे, और अगले ये जो 10 वर्ष है ये भारतीय जनता पार्टी का, ये उत्तराखंड के 10 वर्ष हैं, और हम 2025 तक इस देश का श्रेष्ठतम राज्य उत्तराखंड को बनाना चाहते हैं। ये जो मॉडल स्टेट आदर्श राज्य है, उस आदर्श राज्य बनने की दिशा में ये देवभूमि है। में ये इसका निचोड़ है। विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ के हमने, जैसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा भी, कि हमने केवल बोला नहीं, हमने किस योजना पर कितना पैसा लगेगा और वो पैसा किधर से आएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, यहाँ तक हमने चर्चा की, विश्लेषण किया, और तब जाकर के उसको लाए, ताकि हमारा घोषणा, क्योंकि हमने कहा है, जो हमने कहा वो हमने किया, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, और जो हम कहेंगे वो हम करेंगे। इस सिद्धांत के साथ ये घोषणा पत्र को हम आपके बीच ला रहे हैं, बहुत व्यापक परामर्श के बाद लाए हैं। और इसलिए यदि मोटा मोटा मैं कहूँ कि इस दृष्टि पत्र में यदि हर वर्ग, हर क्षेत्र, कोई वर्ग, कोई क्षेत्र, कोई स्थान नहीं छूटा है जिसको इसमें समाहित नहीं किया है। भाई बहनों, यदि मुझे लगता है कि यदि मैं कहूँ कि ये देवभूमि है, और पूरी दुनिया में इसका नाम है देवभूमि के नाम से, इस देवत्व की रक्षा करना देवभूमि में, ये हमारा पहला फर्ज है। और इसलिए इसकी रक्षा करने की दृष्टि से भी जो संभव हो सकता है वो इस दृष्टि पत्र का अंग बना हुआ है। ये हमारी
शर्त है, पहली मान्यता है, पहला विजन है, पहला वचन है कि हम देवभूमि को सुरक्षित देवभूमि चाहते हैं, हर दृष्टि से सुरक्षित देवभूमि चाहते हैं, चाहे सीमाओं का विषय हो और चाहे यहाँ के पर्यावरण की सुरक्षा का विषय हो और चाहे यहाँ जल की सुरक्षा हो, हर दृष्टि से, चाहे गाँव की सुरक्षा हो। और इसीलिए ये जो भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण जो भू और जनसंख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए भी हम कानून लाएंगे, एक अधिकार समिति प्राप्त का गठन करेंगे, जो अधिकार प्राप्त समिति होगी। और इतना ही नहीं तो हिम प्रहरी योजना के तहत हम लोगों ने तय किया है कि उत्तराखंड के पूर्व सैनिक और युवाओं को सीमावर्ती गांवों पर रहने के लिए, बसने के लिए उनको जो भी मदद की जाएगी, उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी। हम दो विदेशी सीमाओं से घिरे देश की रक्षा में औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर अपनी कुर्बानी को देता है। पूरा देश इस बात को जानता है और इसीलिए पूर्व सैनिकों के कल्याण की दिशा में भी हम लोगों ने लगातार किया है। अभी जनरल बिपिन रावत उनके नाम पर एक पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, ये जो 5 लाख रुपए तक के ऋण पर 50% तक की गारंटी का कवर देंगे, उसको भी सुनिश्चित किया है। और इतना ही नहीं तो गुनियाल गांव में जो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 धाम के बाद 5वां धाम या हम सैनिक धाम बनाएंगे, बोला ही नहीं बल्कि उसकी शिलान्यास किया और उसका काम गुनियाल गांव में एक भव्य तरीके का सैनिक धाम स्थापित करने का काम समयबद्ध तरीके से हम पूरा करने वाले हैं। ऐसे ही भूतपूर्व सैनिकों के उसमें भी एक नहीं तो तमाम योजनाएं हमने की हैं, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन का विषय रहा हो, तब भी किया था, आज भी हमने किया है और कल भी हम करेंगे। अभी जो कृषि के क्षेत्र में भी यदि आप देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि किसानों की दिशा में पूरे देश के अंदर और विशेष करके प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश में हम लोगों ने जितना काम किया है और वो उसको मिशन पूर्वक आगे बढ़ाने का काम करो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये जो मिलता था, सैकड़ों करोड़ हमारे किसानों के खाते में पहली बार गया। और हमारी गवर्नमेंट ने, हमने इस विजन पत्र में सुनिश्चित किया, हमारे मुख्यमंत्री जी से परामर्श करने के बाद, कि हम 6,000 तो जो केंद्र का आएगा वो, और 6,000 राज्य सरकार, 12,000 वो किसानों के खातों में जाएगा। सैकड़ों करोड़ रुपया सीधे सीधे किसानों के खाते में जाएगा। ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, सोच भी नहीं सकता किसानों के कल्याण की दिशा में। अभी जो बागवानी और डेयरी के क्षेत्र में विशेष करके जो अर्थतंत्र को और मजबूत करेंगे, जो यहाँ के व्यवसाय को बढ़ाएंगे, जो पलायन को रोकेंगे, उस दिशा में भी हमने अलग अलग, बागवानी के अलग और डेयरी के लिए अलग, 500 करोड़ रुपए की अलग निधियों का एक कोष स्थापित करने का किया है। हम विजन के साथ और मिशन के साथ इसको नीचे तक ले जाना चाहते हैं और इसलिए ऑर्गेनिक मिशन इस प्रदेश को एक ऑर्गेनिक प्रदेश के रूप में और विस्तार मिले और व्यवसाय के रूप में पूरे देश और दुनिया तक हमारी पहुंच हो, इसके लिए भी बहुत अच्छा रास्ता इस विजन में दिया गया है। 3,500 गाँव को 100% शून्य बजट प्राकृतिक कृषि गांव में बदलने के लिए विशेष प्रकार की योजनाओं को हमने बनाया है। यदि भाषा और संस्कृति की हम बात करें तो हम जानते हैं इस बात को कि जो उत्तराखंड की इस हिमालय की संस्कृति वो देश के प्राण है और इसलिए उस संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसलिए भाषा और संस्कृति, जहाँ 4 धाम सर्किट, हम आभारी हैं अपने नितिन गडकरी जी का, 4 धाम महायोजना के तहत 12,500 करोड़ रुपए हमको देकर एक नया इतिहास रचा। आज देश ने दुनिया के कोने कोने से आने वाले 4 धाम यात्री जब भी उस सड़क पर चलते हैं तो नितिन जी को याद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट को याद करते हैं, इनके विजन और मिशन को याद करते हैं। इसको हमने जो सभी मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं, भौतिक बुनियादी ढांचे को और विस्तार करने का बात की है। और गढ़वाल के 4 धाम की तरह कुमाऊं के जो प्राचीन मंदिर हैं, मानस मंदिर मिशन माला,
ये जो मानस खंड मंदिर मिशन माला, वहाँ के भी जितने ऐसे स्थान होंगे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, उन सभी को व्यवस्थित, सुरक्षित और संवर्धित, इन तीनों को हम उसमें भी करेंगे। हरिद्वार को आप जानते हैं कि कुंभ की दृष्टि से वो पूरी दुनिया में विख्यात है, और हरिद्वार को पूरी दुनिया की योग की राजधानी बनाने का वो मिशन हमारा और तेज़ी से आगे होगा। इसलिए मिशन मायापुरी, इसके तहत बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आज हरिद्वार को व्यवस्थित और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर और हमारी जो पूरी दुनिया की राजधानी का आस्था और आध्यात्म की राजधानी का केंद्र हो सके। महिलाओं की दिशा में मैं ये सोचूं तो तब भी हमने किया था, आज भी हम करेंगे और कल भी हमें नहीं करना है, ये सबको मालूम है। और इसलिए मैं पीछे की योजनाओं की चर्चा नहीं कर रहा हूँ जो हमने किया, लेकिन इस समय भी सारी जो गरीब महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर किस तरीके से किया जाएगा, उस दिशा में भी कई प्रकार की योजनाएं हैं। लेकिन गरीब घरों को गरीब महिलाओं को वर्ष में 3 सिलेंडर निःशुल्क देने का भी ये हमने इसमें वादा किया है। तीन सिलेंडर हम निःशुल्क देंगे उनको। और निर्धन परिवार की जो महिलाएं हैं उनकी मुखियाओं को 2000 रुपया प्रति महिला को, बीपीएल परिवार की जो महिला मुखियाएं हैं 2000 रुपये प्रति माह उसको देंगे। इतना ही नहीं, यदि उस परिवार में बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उन परिवार के बच्चों को संरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए 1000 रुपये और देंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो उस महिला को 3000 रुपये मिलेंगे जब अपने बच्चों को व्यवस्थित, संरक्षित और अच्छे तरीके से वो लिखा पढ़ा सकेगी। हमने महिला सहायता समूह के लिए भी 500 करोड़ रुपए की निधि का गठन किया है। ये महिलाओं के जो समूह हैं, इनके हाथों में जो रोजगार है और उसको किस तरीके से बाहर निकाल करके उनसे उत्पादित करना, और इसका तहत बहुत बड़े विजन के साथ हम इसको लाए। मेरे मित्रों, राज्य बना था तब, और उसके बाद आज सबको मालूम है कि श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज गरीब बच्चों का मेडिकल कॉलेज, बिना किसी शुल्क के गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है यदि इसको पूरे देश के अंदर क्रियान्वित किया था तो हम लोगों ने किया था। और जहाँ श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया, वैसे हमने कुमाऊं में भी अलग, हल्द्वानी में उस मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। आज कोई सोच सकता था हमारी गवर्नमेंट ने ये एम्स दिया, यहाँ से दिल्ली जाकर के क्या दशा होती थी। और इतना ही नहीं, अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। देहरादून मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू होने की स्थिति में है। हमारा यदि देखेंगे पिथौरागढ़, हाँ शुरू हो गया, अभी शुरू, एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे। हमारे एडमिशन हो गए और पिथौरागढ़ में शुरू कर रहे हैं। एम्स जो है, जो कुमाऊं में है, एम्स को एक सैटेलाइट केंद्र एम्स का हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं क्या? कोई सोच सकता है कि यह हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गया, बगल में एम्स है। और तब भी हमने 108 शुरू किया था, सारे देश के राज्यों ने हमसे हमारे 108 को लिया। लाखों लोगों की जानों को बचाने वाला 108 का मिशन आज हमारे मुख्यमंत्री ने उसको और विस्तार दिया है। हम इसको और सशक्त करेंगे, ब्लॉक स्तर से भी नीचे कर लेकर के जाने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य की दिशा में हम सचल चिकित्सालय जो सभी उपकरणों से सज्जित होगा और वो पूरी तरीके से गांव तक जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की चिकित्सा का वो होगा, ऐसा सचल चिकित्सालय भी हम करेंगे। मोबाइल अस्पताल लेकर के जाएंगे, लोगों को अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे जो वर्तमान में जन औषधि है उसको 190 से बढ़ाकर के 400 तक करने का है, ताकि सस्ते दवाइयाँ और सस्ते चिकित्सा उपकरण प्राप्त हो सके। और इसलिए यदि स्वास्थ्य की दिशा में बोलूं तो 1 घंटा मैं बोल सकता हूं जो योजनाएं हमने शुरू कर। अच्छा है, बुनियादी जो ढांचा है, बुनियादी ढांचा, मैं बुनियादी ढांचे के लिए
तो मैं संक्षिप्त करता हूँ। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों ने किया है और हमने हमेशा बोला है, यदि हम गवर्नमेंट में हैं तो हमको उसका हिसाब किताब देना चाहते हैं, एक एक मिनट का, एक एक पल का, एक एक विभाग का। और जो हमने इसीलिए कहा कि जो हमने कहा है वो हमने किया है, जो हम कहेंगे वो हम करेंगे। अभी जो बुनियादी ढांचे के बारे में भी जो रोपवे है, और हमारे माननीय मंत्री नितिन जी ने अभी आते हुए भी कहा कि जितने भी हैं पहाड़ में, तब भी मुझे याद है जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष से केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर थे, तब केदारनाथ का रोपवे का वहीं बोले, यहाँ से यहाँ तक रोपवे बनेगा। और आपने जिस तरीके से हमको सहयोग दिया है, मैं सोचता हूँ मैं आभारी हूँ। इसमें भी हाँ, हेमकुंड साहिब से लेकर के और तमाम रोपवे, और एक श्रृंखला हो गई हमारे रोपवे की, वो पर्यटन को और मजबूत करेगा। यदि बुनियादी ढांचे में मैं सड़कों की बात करूं, यदि बुनियादी ढांचों में मैं गांव को जोड़ने की बात करूं, यदि बुनियादी ढांचे में मैं शहरों के विकास की बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि आपको खुशी होगी इस विजन पत्र को। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे ये सौभाग्य रहा है कि मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की आज़ादी के बाद नई शिक्षा नीति बनाने का हमको अवसर दिया। आज NEP 2020 न केवल इस देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर उसका सम्मान हुआ है। 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की आधारशिला बनेगी NEP 2020, और मेरा राज्य पहला राज्य होगा जो NEP 2020 को पूरी तरीके से लागू करेगा। और शिक्षा के में नए कॉलेज खोलने का विषय हो, और चाहे छात्राओं को जो मैदानी क्षेत्र में साइकिल देने की बात हो, और पर्वतीय क्षेत्र में जहां साइकिल नहीं उनके खातों में पैसा डालने की बात हो, 2800 रुपया प्रति वो साइकिल की कीमत का। ये बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं। हम शिक्षा को और सुदृढ़ करना चाहते हैं ताकि ये शिक्षा का प्रदेश हो। मैं समझता हूँ हिमालय बेल्ट की राज्यों को देखा जाए तो उत्तराखंड पहला है ऐसा राज्य जिसमें लगभग 29-30 विश्वविद्यालय। ये शिक्षा का हब है हमारा, और इसको हम और विकसित करना चाहते हैं तमाम प्रकार की सुविधाओं को दे करके। पर्यटन के क्षेत्र में हम यूको टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड बना रहे हैं, हम साहसिक टूरिज्म को प्रमोशन बोर्ड बना रहे हैं, 20 चुनिंदा स्थानों को साहसिक पर्यटन के रूप में कर रहे हैं, जबकि 45 नए ऐसे चिन्हित स्थानों को विकसित करने की दिशा में हमने प्लान बनाया है, रास्ता बनाया है कि किस तरीके से होगा, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा तो इसका पर्यटन करेगा। उद्योग और अर्थव्यवस्था के बारे में भी मैं समझता हूं कि बहुत सारे चीज़ें हम अपने विजन पत्र में लाए हैं। निर्धनों के कल्याण की दिशा में बहुत सारे काम किए हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में भी आपको लगेगा कि पहली बार ये गवर्नमेंट बोलेगी नहीं बल्कि करके दिखाएगी, और दिखाया भी है हमने। कानून और व्यवस्था की दृष्टि से भी बहुत सारी नई चीज़ों को हम लाए हैं। और जो ये असंगठित मजदूर और गरीबों को 6,000 रुपये तक की पेंशन और 5 लाख रुपए का बीमा कवर करना, ये छोटी बात नहीं है। ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जो मजदूर है उसको भी लगेगा मेरी भी पेंशन है, और यदि वो रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिवार को कार्य करते हुए यदि उसके साथ कोई घटना होती है तो उसका परिवार चौराहे पर नहीं आएगा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो विजन पत्र है, इस विजन पत्र में आपकी इजाज़त होगी तो मैं बहुत बोल सकता हूँ, और नहीं होगी तो मैं यही समापन कर सकता हूँ। और इसलिए मैं एक बार अपने नरेश जी जो इसके सह संयोजक के नाते हैं, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी और डॉक्टर भसीन जी सहित सभी जो हमारे माननीय सदस्य हैं इस कमेटी के, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इतना खूबसूरत विजन पत्र बनाने में आपकी हमको सहयोग मिला, और उतने ही खूबसूरत व्यक्तित्व भी हमको आज विजन पत्र को यहाँ लोकार्पित करने के लिए भी भारत के मिले हैं, और इसलिए मैं उनका भी एक हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी प्रारंभ से ही वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। इससे पहले कि मैं उनको
अपने संबोधन के लिए आमंत्रित करूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए माननीय मंत्री जी, हमारे कार्यकर्ताओं की जो टीम लगी थी उसकी भी इच्छा है और मुझे भी लगता है कि पार्टी का आन बान शान और पहचान इस पटके को वंचासीन लोगों को वो पहना करके उनका अभिनंदन करें। मैं नाम बोल रहा हूँ, अनिल गोयल जी, आदरणीय गडकरी जी को, सुनील सैनी जी, मदन जी को, हमारे अध्यक्ष जी को, बलजीत सोनी जी, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी को, श्री आदित्य चौहान जी, त्रिवेंद्र जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को, श्री सीताराम भट्ट जी, हमारे संयोजक इस समिति के मैनिफेस्टो समिति के श्री निशंक जी को, सिद्धार्थ बंसल, श्री तीरथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी को, हमारी बहन बबीता श्रोत्रा, हमारी सांसद महारानी राज्य लक्ष्मी शाह जी को, सीमा डोरा जी हमारी पैनलिस्ट है, आदरणीय रेखा वर्मा जी को, विनय गोयल जी, श्री आरपी सिंह जी को और शादाब शम्स जी, किसको करोगे? हो गया, मैंने कर रखा है। अब मैं अपने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि वे हम सबको संबोधित करें। दृष्टि पत्र संकल्प 2022-25 संकल्प 2022 के आज इस विमोचन कार्यक्रम में हम सब लोग अभी जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिनके द्वारा आज इसका विमोचन होना है, तो पूरे देश के लिए आज जो पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा है, मैं सच कहूं तो शेरशाह सूरी के बाद पूरे हिंदुस्तान को अटक से कटक तक जोड़ने का काम, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिसने जोड़ने का काम, और उत्तराखंड के अंदर आज जो ऑल वेदर रोड है, भारतमाला श्रृंखला की रोड है, दिल्ली से देहरादून का हाईवे एलिवेटेड रोड, दिल्ली से हरिद्वार का रोड, हरिद्वार से देहरादून का और हरिद्वार से कुमाऊं क्षेत्र और पूरे उत्तराखंड को जोड़ने के लिए जिन्होंने अनेकों सड़कों का निर्माण कार्य किया है और बहुत सारी सड़कें जो आगे बनने वाली हैं, उन सभी को बनाने का काम करने वाले हमारे भारत के लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य एवं कोयला खनन मंत्री और हमारे प्रदेश के चुनाव के प्रभारी के नाते हम सबका मार्गदर्शन करने वाले, हमारा समन्वय करने वाले आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, और अभी जिनको आप सब लोगों ने विस्तार से सुना और पूरा जिन्होंने संकलन का कार्य किया है बहुत परिश्रम से और हम सब लोगों से, जिन्होंने पल पल पर जानकारी लेकर लगातार इसको एक गढ़ने का काम किया है, इस दृष्टि पत्र को बनाने का काम किया है, आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, हमारी लोकप्रिय सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, और इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले और इस दृष्टि पत्र बनाने वाली कमेटी में सह संयोजक के नाते जिन्होंने काम किया है, आदरणीय नरेश बंसल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हमारे चुनाव के सह प्रभारी आदरणीय आरपी सिंह जी, हमारी सह प्रभारी उत्तराखंड की आदरणीय रेखा वर्मा जी, सांसद एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इसमें विशेष रूप से काम करने वाले जिनमें बनाने में उन्होंने इस को बनाने में अपना योगदान दिया है।
चूंकि वो सरकार का किया जाएगा ये नहीं है, बल्कि समस्याओं की वास्तविक जड़ की भी बात है, दिखता है और वास्तविक रूप से आगे किया जाएगा। राज्य को समग्र दृष्टि से समग्र विकास के साथ हम सब लोगों ने प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास किया है आगे बढ़ाने का। यह दृष्टि पत्र न्यू उत्तराखंड के लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रदेश को नई ऊर्जा देने का काम करेगा। जन आकांक्षाओं के अनुरूप संकलित इस दृष्टि पत्र में अगले 5 वर्षों का विजन है और माननीय निशंक जी के द्वारा इसमें बहुत विस्तार से सारे बिंदुओं का उल्लेख कर दिया गया है और विस्तार से अभी आप सबको विमोचन के बाद ये पत्र मिल जाएगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड मेरी मातृभूमि है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी मेरी माँ के समान है। जिस पार्टी ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक पुत्र को इस इतने महत्वपूर्ण सीमांत राज्य के मुख्य सेवक का दायित्व दिया, इस दृष्टि पत्र में आदरणीय मोदी जी का पूरी तरह से जो उत्तराखंड के लिए उन्होंने कहा है, उन्होंने एक आकांक्षा, एक अपेक्षा सभी के विस्तार का काम, डीपीआर बनाने का काम जिस तेज गति से चल रहा है, वो निश्चित रूप से जल्दी ही साकार लेगा। साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे ऋषिकेश में चलने वाला एम्स हो या हमारा कुमाऊं के लिए जो दूसरा एम्स सैटेलाइट सेंटर के रूप में यहाँ पर जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है, उसको भी निश्चित रूप से जल्दी ही जो है वो पूरा होगा और यहाँ की सेवा में लोगों को सेवा देने का काम करेगा। ऐसे अनेकों कार्य हैं। पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है, अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज इस साल 100 सीटों के साथ चल रहा है और साथ में हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज का काम भी शुरू हो गया है। तमाम ऐसे काम आगे होने हैं और उत्तराखंड की जनता से हम कहना चाहेंगे कि ये दृष्टि पत्र हमारा एक, मैं कहूँ कि हमारा समर्पण है जो हम आगे करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजों को हमने इसमें समाहित किया है उत्तराखंड के अनुरूप, देवभूमि के अनुरूप, इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और दृष्टि पत्र नाम से ही स्पष्ट है कि हम क्या चाहते हैं। ये विजन है नए उत्तराखंड का, ये विजन है आत्मनिर्भर उत्तराखंड का, ये विजन है संपन्न उत्तराखंड का, ये विजन है पलायन मुक्त उत्तराखंड का, ये विजन है रोजगार संपन्न उत्तराखंड का, ये विजन है विकसित उत्तराखंड का, ये विजन है अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को, चूंकि बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि आदरणीय गडकरी जी को हम लोग सब लोग अभी सुनना चाहते हैं, मैं इतना ही कहते हुए और सभी से निवेदन करते हुए कि हमारा दृष्टि पत्र आपके सामने है। हमारे मन में क्या भाव है, जैसे भगवान भक्त के भाव को जानते हैं, वैसे ही उत्तराखंड की जनता हमारे भाव को जानती है। और चूंकि मुझे आज वहां पर आप सबके साथ रहना था, आदरणीय गडकरी जी के सानिध्य में, मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होता आप सबके बीच में, लेकिन मौसम खराब होने के कारण से मैं वहां नहीं पहुंच पाया। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में पधारे हैं, माननीय गडकरी जी आए हैं। मैं उनका देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से एक बार पुनः उनके आगमन पर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मित्रों, हमारे चुनाव प्रचार कैंपेन में जिनका बड़ा योगदान है, कंचन जाडली जी, लाठी कैंपेन के, वो भी यहाँ उपस्थित है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मैंने एक कोटेशन पढ़ा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका अमीर है इसलिए उसकी सड़कें अच्छी हैं। ऐसा नहीं, उसकी सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका अमीर है। उसको भारत में सार्थक करने का काम हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। उनका अभिनंदन करते हुए मैं विनम्रतापूर्वक उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वे विमोचन, सभी मंचासीन हमारे महानुभाव घोषणा पत्र का विमोचन करें। उसके बाद आदरणीय गडकरी जी का हमको संबोधन मिलेगा।
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें उत्तराखंड दिया। किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। अपनी है मोदी, अपनी है भाजपा, किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। शुरू करें। हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष मदन जी, पार्लियामेंट में हमारे सहयोगी और कैबिनेट के हमारे सहयोगी आदरणीय प्रहलाद जी, संसद के मेरे सहकारीगण, उनके साथ साथ विशेष रूप से सभी उत्तराखंड के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्रीगण और उपस्थित पत्रकार भाइयों और मित्रों, उत्तराखंड ये देवों की भूमि है और उसके साथ साथ वीर जवानों की भूमि है। तो जब ये भूमि में आते तो भगवान को याद करते हैं, और जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर हमारे देश की सुरक्षा की है, ऐसे वीर जवानों की भी भूमि है। और मेरे सामने उस हमारे जवानों में से श्रेष्ठ सभी अधिकारी जिन्होंने देश की रक्षा की सामने बैठे हैं, उनको सबको मैं अभिवादन करता हूं हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक, और उत्तराखंड के इस देवभूमि को भी अभिवादन करता हूं। सबसे पहले मैं निशंक जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इसका नाम दृष्टि पत्र लिखा है। दृष्टि पत्र का दृष्टि का संबंध अंग्रेजी वर्ल्ड विजन से है, और मैं अक्सर एक बात हमारे जीवन में कहता हूं, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान करना आसान है, पर दृष्टि दान करना कठिन है। तो निशंक जी, आपके नेतृत्व में आपने उत्तराखंड के विकास की एक दृष्टि आज उत्तराखंड को आपने बहुत परिश्रम और मेहनत के साथ दी है। इसलिए आपके नेतृत्व में काम करने वाले सभी ये दृष्टि पत्र समिति के सम्मानीय सदस्यों को और आपको, आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे इस दृष्टि पत्र पर मैं जब चर्चा कर रहा था तो मुझे ब्रीफिंग कर रहे थे तो मुझे ध्यान में आया कि इसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक है इथिक्स, दूसरा है इकोनॉमी, और तीसरा है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये 3 ई का बहुत ही एप्रोप्रिएट विजन इस दृष्टि पत्र में आया है। आपको पता ही है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो आई और जो काम हमने उत्तराखंड में किया है, वैसे पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया है, और उसमें से जो काम हुआ वो आपके सामने है। और मैं उन मंत्रियों से हूँ, जब मैं लाखों करोड़ों में बात करता हूँ तो पत्रकार मुझे धीरे धीरे कहते कि नेता भी है और करोड़ों में बात करे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो मैं मजाक में नम्रतापूर्वक कहता हूँ कि मेरी एक एक बात सुन लेना, कागज़ में लिख लेना, और अगर नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज़ लगा देना। पर मुझे मालूम है कि ये कोई आएगा नहीं, क्योंकि मैं पिछले 7 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम मेरे अनेक विभागों में कर चुका हूँ। तो मैं एक बात कहता हूँ कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में दृष्टि की कमी है। विकास की एप्रोप्रिएट दृष्टि, एप्रोप्रिएट विजन फॉर डेवलपमेंट इज द बेसिक नीड फॉर द कंट्री। और इसलिए आज ये बहुत अच्छा दृष्टि पत्र तैयार हुआ है, और इसमें
इकोनॉमी से लेकर, रोजगार से लेकर, पर्यटन से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज से लेकर, विशेष रूप से सभी बातों का बहुत अच्छा भविष्य का कार्यक्रम उसमें दिया है। आज मैं 2 सभाएं भी करने वाला था, पर बरसात के कारण आज वहाँ बहुत परिस्थिति प्रतिकूल होने के कारण मैं जा नहीं पाया। तो दृष्टि पत्र पर जो बात है वो तो मैंने कही है। थोड़ा आपके अनुमति से लेकर दृष्टि पत्र के अंदर ही मेरे विभाग ने जो कुछ काम किया है जो दृष्टि पत्र के साथ जुड़ा हुआ है उसका भी उल्लेख करना चाहता हूं। आपको पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में मुझे नमामि गंगा का काम करना पड़ा। तब काफ़ी बार मीटिंगें होती थी और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी उत्तराखंड की सरकार ने और विशेष रूप से हमारी भारत सरकार ने मिलकर गंगा को अविरल और निर्मल बनाने का काम बड़े प्रमाण पर किया है। और इसमें उत्तराखंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, जो कभी कभी मेरे दुख और दर्द का विषय भी था, कि गंगा के किनारे पर जितने गांव और शहर हैं उनका पूरा गंदा पानी जो होता है सुवेज का, वो गंगा में छोड़ देते थे। और इसलिए इसका बहुत अच्छा प्लान हमने किया और काम किया, आगे भी वो कर रहे हैं अविरल निर्मल गंगा का। उसमें 10 शहरों में 33 परियोजनाओं का आरंभ किया गया था। उसमें हरिद्वार में जगजीतपुर एवं सराय में 390 करोड़ की लागत से 82 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ है और 17 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई। फिर ऋषिकेश में 158 करोड़ की लागत से 26 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ और 2.5 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई। मुनि की रेती में 80.45 करोड़ की लागत से 12.5 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ एवं 3.5 किलोमीटर की सीवेज लाइन वहां से बिछाई गई है। विशेष रूप से चमोली में 61.83 करोड़ की लागत से 3.5 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ एवं 11 किलोमीटर की सीवेज लाइन हमने शहर के अंदर बिछाई है। तपोवन में 24.12 करोड़ की लागत से 4.38 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ और उसमें 1 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई है। श्रीनगर में 22.51 करोड़ की लागत से 1 MLD क्षमता का STP निर्माण हुआ है एवं 15.40 करोड़ की लागत से STP क्षमता का विस्तार कराया गया और इसके अलावा 2.3 किलोमीटर की सीवेज लाइन भी बिछाई गई है। बद्रीनाथ में 18.23 करोड़ की लागत से 15 MLD क्षमता का STP निर्माण कराया गया तथा 7.26 करोड़ की लागत से 7.5 किलोमीटर की सीवेज लाइन बिछाई गई है। मैं आपको ये सब इसलिए बताना चाहता हूँ कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले हमने घाट बनाए, गंगा के ऊपर मोक्षधाम बनाए, पर इसके पहले इसके तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। और ये उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गंगा हमारा आत्मा है, देश का आत्मा है। और उत्तराखंड में तो गंगा का महत्व बताने की आवश्यकता ही नहीं है। देवप्रयाग में 15.43 करोड़ की लागत से 1.4 MLD क्षमता का STP का निर्माण, सीवेज लाइन की मरम्मत तथा 7.6 किलोमीटर की नई सीवेज लाइन बिछाई गई है। उत्तरकाशी में 15.32 करोड़ की लागत से 2 MLD क्षमता का STP का निर्माण तथा सीवेज लाइन का मरम्मत कार्य कराया गया। रुद्रप्रयाग में 13.14 करोड़ की लागत से MLD क्षमता, आधा MLD क्षमता का STP, 6.7 किलोमीटर की सीवेज लाइन। कर्णप्रयाग में 12.1 करोड़ की लागत से 0.35 MLD क्षमता का STP और 4.73 किलोमीटर की सीवेज लाइन। गंगोत्री में 10.93 करोड़ की लागत से 1 MLD क्षमता का STP और उसके साथ 2.7 किलोमीटर की सीवेज लाइन। गोपेश्वर में 10.18 करोड़ की लागत से नाले का इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन का काम करा गया। त्रिवेणी घाट में 7.23 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर सीवेज लाइन बिछाई गई। चौड़ी गढ़वाल में स्वर्गाश्रम में 5.2 करोड़ की लागत से STP का विस्तार हुआ, 3 MLD क्षमता का। और अलकनंदा को प्रदूषण से बचाने के लिए 4.23 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। और जोशीमठ में 48.42 करोड़ की लागत से 3.78 MLD क्षमता का STP का निर्माण हुआ और 2.5 किलोमीटर सीवेज लाइन बिछाई गई। ये काम 22 में पूरा होगा। तो पहली बात तो हमारी
मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की उपलब्धि है कि हमने नमामि गंगा में गंगा को अविरल निर्मल बनाने के साथ साथ मोक्षधाम बनाए, घाट बनाए, उसके सबके डिटेल में मैं अभी और ज़्यादा नहीं जाऊंगा। ये उत्तराखंड की विशेषता है और गंगा हमारी आस्था है और देवभूमि के रूप में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्षेत्र कोई है तो वह है हमारी 4 धाम की यात्रा। और वो 6 महीने ही होती थी। और मैं जब मंत्री बना तब विशेष रूप से बहुत बड़ा हादसा हुआ था, आप सबको याद होगा। तो लोग काफ़ी मर गए। मैंने अधिकारी को बुलाया कि ऐसा क्यों हुआ, रोड पे ये क्यों गिर गई, पहाड़ी क्यों गिर गई। सब सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले। तब मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि ऐसी कोई चीज़ इम्पॉसिबल है जो हो नहीं सकता। उन्होंने मुझे कहा ये पहाड़ी ऐसे है, ये जियोलॉजी ऐसी है। तो थोड़ा सा जियोलॉजी मैं समझ रहा था, जियोलॉजी, मिनरलॉजी, क्रिस्टोग्राफी, जियोफॉर्मोलॉजी थोड़ा बहुत समझता था। मैंने बोला बताओ मुझे क्या है रिपोर्ट्स। तब मैंने कहा कि ये आपके बस का नहीं है तो छोड़ दो। तो स्विट्ज़रलैंड से हमने कंसल्टेंट बुलाया, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड और उत्तराखंड ये बहुत समान है। ये जो ओली है ना आपकी, ये डाहोस से अच्छी है। और इसलिए मैंने वहाँ के कंसल्टेंट को बुलाया और मैंने कहा कि इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, और उनको काम दिया, डीपीआर बना और वही 4 धाम की योजना बनी। अब ये 12,500 करोड़ की योजना है, 825 किलोमीटर की, 563 किलोमीटर सड़क पूरी होगी, पूरा नया रोड बना है। आप सब उसी का उपयोग करते हैं। मेरी देखने की इच्छा है, अभी तक मैं जा नहीं पाया, चुनाव के बाद आऊँगा, पर क्लाइमेट के कारण वहाँ जाने की मेरी बहुत इच्छा है। काफ़ी टनेल, वाइडक्ट्स हमने बनाए, रोड साइड एमिनिटीज़ बनाई है, मेडिकल की सुविधा बनाई है, पेट्रोल पंप बनाए, रेस्टोरेंट बनाए, होटल बनाए, बहुत सुंदर बनाए। 176 किलोमीटर की सड़क में ब्रिज टनल का काम तेज़ी से चल रहा है। बीच में सुप्रीम कोर्ट में केस गई थी और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि डिफेंस की दृष्टि से भी ये रोड बहुत महत्वपूर्ण था। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धाम का आगे का सुरक्षा का भी महत्व था। हमारे डिफेंस मिनिस्टर, आज मैं बहुत याद कर रहा हूँ रावत साहब को, तब मैंने उनको कहा था बुलाकर कि रावत साहब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही, काम बंद पड़ा हुआ है, और ये जो विड्थ के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आग्रह है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी महत्वपूर्ण है, पर हमारे रनगाड़े चाइना की सीमा तक कैसे पहुँचेंगे, हमारी ट्रक कैसे जाएगी। और एक तरफ हमारे बाजू में चाइना ने पूरा विकसित किया, वो पूरा वीके सिंह जी को मैंने कहा था, उन्होंने पूरा गूगल से तैयार करके हमने पूरा दिखा, बताया। मैंने बोला ये कैसा करेंगे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवाल साहब, उनके असिस्टेंट जो खंडारी थे, और मैंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेन करिए, और उन्होंने भी डिफेंस की तरफ से अपना एफिडेविट किया, वो क्लियर हुआ है। एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की है। पर आज मुझे बताते हो आपको बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जिस बात की इस दृष्टि पत्र में उल्लेख किया निशंक जी आपने, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति दिलाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए आज मैं आपके सामने बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने ऑलरेडी ऐसा निर्णय किया है कि भले सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद में भी हम एक भी पेड़ काटेंगे नहीं, हम 100% पेड़ ट्रांसप्लांट करेंगे। अभी हमने एक दिल्ली में एक 10 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, 30,000 करोड़ का। अभी हम लोग बहुत, एक नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो, तो मैंने बहुत अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन भाई, ये भी बहुत स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। इसमें हमने 12,000 ट्री ट्रांसप्लांट किए और वो जिंदी है। तो मैंने कहा, जब ब्रीफिंग के लिए आए थे तो मैंने कहा ना, तो अधिकारी बोले सर ये संभव नहीं है, इतना कैसे ट्रांसप्लांट करेंगे। मैंने बोला आपको संभव है कि नहीं थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, सरकार मैं बोलूँगा वैसे चलेगी, आप बोलोगे वैसे थोड़ी चलेगी। एक भी पेड़ नहीं काटना। और 1,000 कॉन्ट्रैक्टर को तैयार किया, ऑलरेडी देश में हमने तैयार किए ट्रांसप्लांट करने वाले। उनकी एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में लेने वाले हैं और उत्तराखंड के युवाओं को ट्रांसप्लांटेशन का ट्रेनिंग देंगे। और विशेष रूप से जवानों से मेरे अनुरोध है कि जो इसमें काम करते हैं वो आगे आए। हम कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करेंगे कि कितने डायमीटर है पेड़ का, उतना रेट देंगे, आप जितना काम करना है उतना करो, वहीं का वहीं ट्रांसप्लांट करो, या सरकार जो कहेगी वहाँ पेड़ लगा दो। और एक पेड़ अगर मर जाएगा तो 5 नए पेड़ 3 मीटर के लगाने का खर्चा हम करेंगे और उत्तराखंड के पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ये बात हमने ली है, जो मैं
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब काफ़ी अनुमति हमको दी है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 4 धाम है, जो हमारी सरकार ने, मोदी जी और मैं यहाँ आए थे, इसका भूमि पूजन हुआ था। एक प्रकार से ये लाइफ लाइन है उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र की। अब ऑल सीजन यानी साल भर आप जा सकेंगे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम ये 253 किलोमीटर 2800 करोड़, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग 125 किलोमीटर 1066 करोड़, जिसमें 600 मीटर एलिवेटेड रोड है और उसमें 120 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। 5 किलोमीटर का काम अप्रैल 2022 में पूरा होगा। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, चमोली, हेलंग, बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक सड़क निर्माण 128 किलोमीटर 1735 करोड़, ये 33 किलोमीटर सड़क बन गई है। 95 किलोमीटर का काम चालू है, 2022 तक पूरा हो जाएगा। और मैं आपको वचन देता हूं कि इसी साल में दिसंबर के अंदर तक 4 धाम का काम हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऋषिकेश से जो केदारनाथ धाम का जो है, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग होकर गौरीकुंड तक निर्माण 200 किलोमीटर की लंबाई, उसमें रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड 76 किलोमीटर 1163 करोड़ रुपए, जिसमें 52 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। 24 किलोमीटर का काम 2023 तक पूरा होगा। ये जो गंगोत्री धाम है, इसमें ऋषिकेश से गंगोत्री, ये जो इसमें ऋषिकेश से धरासू 142 किलोमीटर, ये 1600 करोड़ का काम है। 134 किलोमीटर पूरा हो गया। 8 किलोमीटर काम अप्रैल 2022 तक पूरा हो जाएगा। धरासू से उत्तरकाशी होकर गंगोत्री 88 किलोमीटर 908 करोड़ का है। 22 किलोमीटर काम पूरा। उत्तरकाशी में गंगोत्री तक सड़क चौड़ीकरण का काम अंतिम इसमें है। एक मिनट, ये सब कामों में उत्तराखंड के सरकार का बहुत सहयोग मिला। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित है, सभी बार बार मैं उनके साथ बैठता था। वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने बहुत रुचि ली और उत्तराखंड के राज्य सरकार का, प्रशासन का और यहाँ के सांसदों का अगर मुझे सहयोग नहीं मिलता तो ये काम करना बहुत मुश्किल होता। मैं रानी साहब का भी धन्यवाद दूंगा, निशंक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सभी लोगों ने इन सब कामों में बहुत सहयोग किया है। ऋषिकेश से यमुनोत्री तक सड़क निर्माण 218 किलोमीटर जो है, ये इसका चौथा पार्ट है। इसमें धरासू से यमुनोत्री 76 किलोमीटर, ये केवल 2600 करोड़ की सड़क है। 31 किलोमीटर काम पूरा हो गया। 21 किलोमीटर काम जून 22 में पूरा हो जाएगा। ये सब काम पूरा होते समय काफ़ी अड़चनें आई। हमने काफ़ी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, विदेशी तंत्रज्ञान का उपयोग किया है कि इसके बाद कोई भी बादल फटे, कितनी भी बरसात आए, तो ना रोड कोई बहेगा, ना एक आदमी का जीवन गंवाना पड़ेगा। इतना सोच सोच के इसकी योजना बनाई है। और इसे ये ओजनी टनल 2 किलोमीटर की, ये 2023 तक पूरी हो जाएगी। पालीगढ़ से जानकी चट्टी तक सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। सिलकाना के पास राडी टनल, ये करीब 5 किलोमीटर की है। सितंबर 2023 तक इसका भी काम पूरा हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट थे, 4 धाम, क्योंकि जब मैं मंत्री नहीं था पर टीवी पर देखता था इतने लोग अटक गए, इतने फंस गए, इतने मर गए, तो मुझे बड़ा अस्वस्थता हो रही थी कि ये क्यों हो रहा है, कैसा हुआ। तब मुझे मंत्री बनने के बाद ये मौका मिला तो मेरे लिए बहुत खुशी और समाधान है। और दूसरी बात थी कि मानस सरोवर जाने की। तो मेरी पत्नी मुझे कह रही थी कि तुम इतना, वैसे तो कोई राजनीति में मेरे परिवार में कोई है नहीं, बोले मेरी एक इच्छा है मुझे मानस सरोवर लेके जाओ। तो मैंने कहा ये चाइना से नहीं जाएंगे, मैं आपको हिंदुस्तान से लेके जाऊंगा। तो हर बार मैं उनको रोकता रहा। अब मैंने उसको कहा कि इसी साल दिसंबर के पहले मैं आपको पिथौरागढ़ से मानस सरोवर तक यात्रा करने के लिए निश्चित रूप से लेके जाऊंगा। तो जैसे ये 4 धाम है, वैसे ये कैलाश मानस सरोवर की यात्रा, ये दोनों यात्रा उत्तराखंड की एक प्रकार से लाइफलाइन है। टनकपुर से पिथौरागढ़ तक कनेक्टिविटी हो गई है। टनकपुर से लिपू लेक 366 किलोमीटर का काम है। और मुझे बहुत, मेरी भी हिम्मत नहीं हुई, -8 डिग्री पे, ये सब इनको पता होगा, हमारे BRO के जवान -8 डिग्री पर काम कर रहे हैं
वो जो मशीन ले जानी थी वो मैंने उनको शायद ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के दी। तो मशीन कैसे जाए, तो मैंने एयरफोर्स में मेरे मित्र थे नागपुर के, एयरफोर्स वाइस मार्शल थे, उनको बुलाया। मैंने बोला ये मशीन मुझे वहाँ लेके जाना है, ड्रिलिंग मशीन। तो उन्होंने कहा M26 हेलीकॉप्टर में इसको पार्ट में डिवाइड करके हम लेके जाएंगे, और हमारे शूर जवानों ने वो मशीन वहाँ पहुँचाई और वहाँ उन्होंने ड्रिलिंग का काम किया है। टनकपुर से पिथौरागढ़ 162 किलोमीटर 1640 करोड़ का काम है। 125 किलोमीटर काम पूरा हो गया है, बाकी काम मार्च 2022 तक पूरा होगा। ये जो पिथौरागढ़ से लिपुलेख है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इनको भी कह रहा था, प्रहलाद जी को, कि एक दिन आप जरूर इस रोड से मानस सरोवर जाइए। पिथौरागढ़ से लिपुलेख 204 किलोमीटर का काम 3100 करोड़ रुपए का है। ये BRO कर रहा है, 85% काम पूरा हुआ है। और आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद रहेगा तो इस साल दिसंबर के पहले ये काम पूरा हो जाएगा। और ये मानस सरोवर का और विशेष रूप से 4 धाम का, ये हमारे मोदी सरकार ने उत्तराखंड को दी हुई सबसे बड़ी गिफ्ट है। और ये काम इस साल में दोनों पूरे हो जाएंगे, इसका मुझे बहुत विश्वास है। मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि सागरमाला एक योजना मैंने बनाई थी 16 लाख करोड़ की, और मेरा बजट था 800 करोड़ का, पर मैं काम पूरा किया। अभी ये कभी आप जिनको ज़्यादा रुचि है उनको मैं बताऊंगा मैं पैसा कहाँ से लाता हूँ और कहाँ से लगाता हूँ। तो वो सागरमाला पोर्ट डेवलपमेंट की थी, उसमें गंगा का जलमार्ग बन गया, 102 नदियों को जलमार्ग में कन्वर्ट कर दिया। मेरी बहुत इच्छा थी कि उत्तराखंड के तालाब में मैं MPBS सी प्लेन से आऊँ और प्लेन पानी पे उतर जाए ऋषिकेश में। और मैंने सब मान्यता दिलाई है, प्लेन लेने वाला आदमी चाहिए। 18 करोड़ का 18 सीटर प्लेन है। आपने हेलीपोर्ट जैसे बनाए तो अब उसमें ड्रोन पोर्ट भी बनेगा, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है। अभी हमारी सरकार ने ड्रोन पे इतना काम किया। मेरे यहाँ गन्ना 3 चीनी मिले में चलाता हूँ, पूरा स्प्रेइंग ड्रोन से होता है। और अभी इसके बाद 2 लोग बैठकर 4 लोग बैठकर ड्रोन में उड़ेंगे और हेलीपोर्ट पे ड्रोन पोर्ट पे उतरेंगे। वो दिन दूर नहीं है। हमने MPBS सी प्लेन बनाया। मुझे बहुत खुशी है, आपके देश में सबसे ज़्यादा हेलीपोर्ट उत्तराखंड में अच्छे है। और अभी हमने 20 रोड ऐसे बनाए हैं जहां एयरफोर्स का सबसे बड़ा हवाई जहाज उतर सकता है। एयरफोर्स में रोड कम एयर स्ट्रिप दोनों एक ही जगह है। और ये पानी पे जाने वाले भी हवाई जहाज हमने शुरू किए, जो पानी पे भी उतरते और इस पे भी MPBS सी प्लेन ये एयर स्ट्रिप पे भी उतरते। तो उत्तराखंड में पानी की कमी नहीं। वो जो आपका बहुत बड़ा टेहरी डैम है उसमें डायरेक्ट दिल्ली से निकलकर आगरा से उड़ के पानी से यमुना से डायरेक्ट टेहरी इसमें उतर के आ सकते हैं। अब वो दिन दूर ने मैंने इसकी टेस्ट की, समुद्र में बैठा था, बहुत मज़ा आती है। अब उत्तराखंड में हमारी सरकार निश्चित रूप से वो लाएगी। और इसमें सबसे बड़े हमने सागरमाला, फिर 25 लाख करोड़ की भारतमाला जिसमें 20 लाख करोड़ का काम लगभग पूरा होते आया है, और 25 लाख करोड़ की सेकंड फेज हम शुरू कर रहे हैं। अब हमने हम मोदी जी के मार्गदर्शन में तीसरी योजना शुरू की है, उसका नाम है पर्वतमाला। और मुझे खुशी है कि पर्वतमाला में जब निशंक जी अभी बता रहे थे तो मैं जब गया था बद्रीनाथ केदारनाथ तब मैं उनको कह रहा था कि ऊपर से ऊपर जोड़कर हो सकता है क्या। देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ इट मीन्स दैट आई एम पॉसिबल। तो मुझे लगता है आज वो पूरा होते हुए आ रहा है कि 4 धाम यात्रा सुविधाजनक एवं सुरक्षित हो। इसके लिए हर बार हेलीकॉप्टर में जाना तो मौसम खराब हुआ, जब निकलते बैठते तो मौसम खराब हुआ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब वो नहीं आएगी, क्योंकि हम उत्तराखंड में 7 स्थानों पर रोपवे निर्माण का काम जल्दी शुरू कर रहे हैं। केदारनाथ के लिए 985 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर तथा हेमकुंड साहिब के लिए 764 करोड़ की लागत से 12.6 किलोमीटर रोपवे निर्माण का टेंडर हो गया है। 5 स्थानों पर रोपवे का DPR बन रहा है। पिथौरागढ़ जिले के पंचकोटी से बौरानी तक 3.17 किलोमीटर रोपवे का DPR बन रहा है। बौरानी से बहुत बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव होता है और इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। रोपवे बन जाने से लोगों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। बाद में बालाटी बेंड से खलिया टॉप तक 6 किलोमीटर रोपवे का DPR बन रहा है। और पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में स्थित खलिया टॉप ट्रेकर्स की पसंदीदा जगह है। यहाँ रोपवे बन जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
ऋषिकेश बैराज से नीलकंठ महादेव तक 4 किलोमीटर रोपवे का डीपीआर बन रहा है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। हर श्रद्धालु यहाँ महादेव के दर्शन के लिए पहुँचना चाहता है। रोपवे बन जाने के बाद सुगमता आएगी और लोग यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ साथ ओली, मैं बहुत बार ये सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करूँ, मैं पैसा लाता हूँ, आप बोलो कितना चाहिए। मैं कारगिल के नीचे टनल बना रहा हूँ, आशिया की सबसे बड़ी 13 किलोमीटर। तो मैंने गवर्नर साहब को कहा कि इसके नीचे में, ऊपर में बाबा अमरनाथ है, तो मैंने कहा वहाँ रोपवे बना देता हूँ मैं ऊपर जाने की। और पूरी तरह से इतने अच्छे रिसोर्ट, हमारा स्विट्ज़रलैंड क्या है, हमारी ओली स्विट्ज़रलैंड से अच्छी है, डावोस से अच्छी है। और मुझे बहुत खुशी है कि ओली से गोरसन तक 3 किलोमीटर रोपवे का डीपीआर बना रहे। और आगे हमारी नई सरकार आएगी तो ओली का विकास करेंगे और वर्ल्ड के टूरिस्ट यहाँ ओली के लिए उत्तराखंड में आएंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताऊंगा। गढ़वाल का ओली गोरसन बुग्याल ट्रेक सबसे रोमांचक ट्रेकिंग टेल्स है और यह स्थान स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ रोपवे बनाने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी। नैनीताल से रानीबाग से हनुमानगढ़ी तक 12 किलोमीटर रोपवे डीपीआर बन रहा है। नैनीताल पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में, इसको भी ट्रैफिक जाम कम करने में इसका उपयोग होगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वैसे मैंने इनको कहा है और 10, 20, 50 प्रपोजल जो भी नई सरकार बना के आएगी, आप चिंता मत करिए, वो पूरे प्रपोजल को हम लोग करके पूरा उत्तराखंड को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, ये रोपवे से हम जोड़ के देंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मेरे कार्यकाल में एक उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम हुआ और वो ये हुआ कि 1970 से इरिगेशन के प्रोजेक्ट बंद पड़े थे और उसमें काफ़ी झगड़े राज्यों के बीच में थे। तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वो करके दिए है। मुझे याद है, अभी मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बोल रहा था कि मैंने 7 मुख्यमंत्री को बुलाया, चाय और नाश्ता खिलाया और मैंने कहा दरवाज़ा बंद किया है मैंने। अब 1970 से आप झगड़ा कर रहे हो, अभी जब तक आप सोल्यूशन नहीं निकालते तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। और मुझे खुशी है कि लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, रेणुका जी बांध परियोजना और किशऊ बांध परियोजना, जिसमें उत्तराखंड को पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी और बहुत अच्छा, ये तीनों योजना को मंजूर किया। इसका डिटेल मैं यहाँ के मीडिया के वेबसाइट पर डाल दूंगा। बाद में उत्तराखंड में काफ़ी रोड हमने बनाए हैं। अब केवल आखिर में एक ही बात बताऊंगा, उसका तो मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा। मैं परसों यहाँ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के साथ एक कार्यक्रम में था। ये अपना क्या ख से क्या नाम है, खटीमा, तो वहाँ गांव में था, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में ही शायद। तो उन्होंने भाषण में बताया कि नितिन जी, हमारे यहाँ रोज 10 हवाई जहाज दिल्ली से आते हैं उत्तराखंड में, देहरादून में। तो मैंने भाषण में कहा आप चिंता मत करिए, 1 साल के अंदर गारंटी देता हूं एक भी जहाज दिल्ली से देहरादून नहीं आएगा। तो बोले ये कैसा होगा? मैंने बोला, मैंने मुंबई पुणे जब रोड बनाया हाईवे, तो पहले 13 फ्लाइट चलती थी, अब सब फ्लाइट बंद हो गई। अब दिल्ली से देहरादून में नया रोड बना रहा हूं 2 घंटे में। बाद में जो एग्जिस्टिंग रोड है उससे अभी लोग बताते कि 2.5-3 घंटे में वो पहुंच रहे हैं। वो मेरठ का हाईवे बना हुआ है, ये मैं नया हाईवे बना रहा हूँ 2 घंटे वाला। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे और हरिद्वार को एक कट दे रहा हूँ। तो दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो आप समझ लीजिए कि कोई हवाई जहाज उपयोग में लाएगा नहीं, क्योंकि 2 घंटे में घर से निकलेगा। ये वनामृत करके उनका, मीरा कुलकर्णी करके उनका काफ़ी बड़ा काम है। वो मुझे फ़ोन करके ऐसे, मैं तो अभी गया नहीं वो रोड से, मैं बीच में यहाँ तक आया था, आगे नहीं आ पाया। तो उन्होंने कहा कि मैं 2.5 घंटे में पहुँच गई दिल्ली। तो मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर 5 साल के अंदर अमेरिका के रोड के बराबर होगा। जो बात ये कह रहे थे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि उत्तराखंड के रोड इतने अच्छे बनेंगे, कोई पैसे की कमी नहीं हमारे पास। हम उत्तराखंड की देवभूमि को और हमारे देश के लिए बलिदान करने वाली ये वीरों की भूमि है,
इस भूमि को दुनिया का सबसे आदर्श ऐसा सुखी समृद्ध संपन्न राज्य बनाने का एक संकल्प आज हमारे पार्टी ने इसमें किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत चौफेर विकास हो रहा है और ये विकास का श्रेय न मुझे है, ना मुख्यमंत्री को है, ना हम सब प्रमुख नेताओं को है। इसका अगर श्रेय किसी को है तो उत्तराखंड की जनता को है, क्योंकि आप अगर हमको राज्य में और देश में चुनकर नहीं देते, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो मैं और निशंक जी मंत्री कहाँ से बनते। तो ये आपके कारण ये विकास हो रहा है। ये डबल इंजन जो था इसी के कारण 50 साल में नहीं हुआ, ये 5-7 साल में ये तस्वीर बदली है। और ये जो 7 साल हुआ था वो तो ट्रेलर था। जो निशंक जी ने जो फिल्म की पटकथा सुनाई है दृष्टि पत्र की, वो फिल्म आगे शुरू होना बाकी है। तो इसके लिए निश्चित रूप से बहुत समय हो गया, मैं रोड के बारे में कोई जिक्र नहीं करता, वेबसाइट पर डाल दूंगा। फिर बहुत बहुत आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ उत्तराखंड की जनता को कि हमारे नौजवान मुख्यमंत्री एक नई भविष्य की विजन दृष्टि पत्र लेकर आए हैं, जो उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर को बदलने वाली बात है। आपका प्रेम और सहकार्य सौहार्द मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और इन सब मंच पर बैठे हुए प्रमुख नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सबको अगर भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार आशीर्वाद मिलेगा तो जो 50 साल में नहीं हुआ उससे कई गुना ज़्यादा ये सब बातें जो मैंने कही ये दृष्टिक्षेप में है और ये दृष्टि पत्र उन बातों को पूरा करेगा। और देवभूमि का विकास करने का जो हमारा संकल्प है उसको आप लोगों के आशीर्वाद दीजिए। आज इसका प्रकाशन हुआ है। मैं निश्चित रूप से निशंक जी को भी धन्यवाद देता हूँ, पार्टी के अध्यक्ष जी को और मुख्यमंत्री जी को, कि बहुत सही अप्रोप्रिएट विजन, जो मैंने पहले कहा था कि यू कैन डोनेट आई बट यू नॉट डोनेट विजन। तो विजन यानी दृष्टि, तो ये एक भविष्य की दृष्टि। और हम लोग वो नहीं है कि जो बातें करके भाग जाते हैं, हम वही लोग हैं जो बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसलिए उत्तराखंड की जनता से मैं अपील करूंगा कि फिर से एक बार जनता हमको आशीर्वाद दे, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी को प्रचंड बहुमत दे। यही आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये किसी को वेबसाइट पे डालने के लिए अर्पित सिंह जी, ये धन्यवाद आदरणीय गडकरी जी। ये कागज ले लो, ये वेबसाइट पे डाल, बहुत डिटेल में बताने लगा। पूरे विस्तार के साथ आपने उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार में जो कुछ हुआ है उसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा और आगे हम किस विजन के साथ बढ़ रहे हैं वो भी आपके सामने आया। मैं आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं और इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हुए आप सबसे भोजन पर आप सबको आमंत्रित करता हूं। भोजन की व्यवस्था है।